नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग हार गया है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से फौरन निकलना चाहता है? अमेरिका किसी प्लान बी पर भी काम कर रहा है क्या? जानेंगे आज इस पूरी खबर को डिटेल से। जैसा कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, जहां दिन रात मौत का तांडव जारी है। ईरान के भीषण हमलों ने अमेरिकी खेमे में हलबली मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसे दिग्गज देश भी ईरान को घुटनों पर लाने में नाकों चने चबा रहे हैं। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ने महाशक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पकड़ ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जो कल तक अपनी ताकत की धौंस दिखाते थे, धमकियां देते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों से मदद मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन खेल अभी बाकी है। जब अमेरिका घबराया हुआ है, तब पुतिन ने ईरान का हाथ थामकर आग में घी डालने का काम किया है। खबरों की माने तो पुतिन ने मुश्तबा खामनेई को सुरक्षा कवच देते हुए रूस बुला लिया है और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दो धड़ों में बटी दुनिया विनाश की कगार पर है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध से पहले की कोई बड़ी आहट है या किसी बड़े साम्राज्य के अंत की कहानी? वक्त बताएगा किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी हस्ती मिट जाएगी। लेकिन आज की तारीख में ईरान ही विजेता नजर आ रहा है। आपको बताएंगे अमेरिका के सेटबैक की कहानी और यह भी बताएंगे क्या अमेरिका खाड़ी से निकलने के लिए प्लान बना चुका है। तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। एक इंटरनेशनल डिबेट करेंगे, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिडिल ईस्ट के जंग में सीजफायर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता। शांति का सफेद झंडा कहीं खाक हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूदी धुआं है। लोग कहते थे समंदर का राजा अमेरिका है, लेकिन आज उसी समंदर की लहरों ने अमेरिकी गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ईरानी प्रहार ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना दुनिया ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना किसी मुल्क ने नहीं की थी। और दो लाइनें हैं इसी पर कि आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। बच गए वो पेड़ जिनमें झुकने का हुनर न था। इसलिए ईरान झुका नहीं और वो अंगारा बन चुका है जो अमेरिका के लिए काल साबित हो रहा है। मौत का आंकड़ा हर बीते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका जो खुद को अपराजयी समझते थे, आज ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश के बीच पनाह मांग रहे हैं। आज बात सिर्फ जंग नहीं, वजूद की है और अमेरिका के नाक और साख की है। अमेरिका चाहता है कि बस अब 15 दिन की लड़ाई हो गई, यहां से निकला जाए किसी भी कीमत पर। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं वो ये लड़ाई जीत चुके हैं और वो ईरानी नेवी, ईरानी एयरफोर्स और ईरानी आर्मी को खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? क्या इस बात का जवाब ट्रंप साहब दे पाएंगे? लेकिन समझने की बात है कि ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब मिडिल ईस्ट से खाड़ी से भागने की फिराक में अमेरिका। ईरान की रणनीति बहुत क्लियर है। युद्ध को लंबा खींचो और एक महंगा युद्ध बनाओ अमेरिका के लिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे बड़ी सेना है, मिसाइल और ड्रोन की अचूक ताकत है। ईरान के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम प्रतिबंधों से भी ईरान की नीति नहीं बदली है। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, लेकिन ईरान ने लोहे को पिघलाना शुरू कर दिया है। ईरान की फतेह 1 और खैबर मिसाइलों ने जब आसमान का सीना चीरा तो इजराइल का आयरन डोम भी बौना साबित हुआ। अमेरिकी सैनिकों के होश फाख्ता हैं। अमेरिकी जनरल्स और कमांडर्स एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। जो सैनिक कल तक दूसरे देशों के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे, वो आज खुद बंकर्स में सांसें गिन रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ईरान ने वेव 54 हमले की शुरुआत की है। ये वेव 54 ईरान की तरफ से छोड़ा गया है, जिसमें सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार सिजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। सिजिल ईरान की सबसे उन्नत सॉलिड फ्यूल वाली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जो ये 54th वेव डाली गई है ईरान की तरफ से।
इस मिसाइल की ताकत 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के प्रहरी हमलों से आज व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया कि जंग सिर्फ तकनीक से नहीं, रणनीति से लड़ी जाती है। ईरानी कामीकाजी ड्रोन्स की लहर ने दुश्मनों के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दो महाशक्तियां मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पा रही। ये दाऊद और गोलियत की वो लड़ाई है जहां छोटा पत्थर बड़े साम्राज्य की नींव हिला रहा है। और अमेरिका अगर किसी चीज में फंसा है सबसे बुरी तरीके से, तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल जिस रास्ते से गुजरता है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आज ईरान ने उस गर्दन पर हाथ रख दिया है, होर्मुज बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटना। अब अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? होर्मुज की शिपिंग लेन केवल 2 मील चौड़ी। कम क्षेत्र में बड़े अमेरिकी जहाजों का घूमना और बचाव करना मुश्किल है। ईरान के उत्तरी तट पर उन्नत एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। अमेरिकी या व्यावसायिक जहाज को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास हजारों आधुनिक समुद्री सुरंगें हैं। दुश्मन तट से हमला करते वक्त इसे हटाना खतरनाक प्रक्रिया है। आईआरजीसी छोटी और तेज नौकाओं से झुंड में हमला करती है। अमेरिकी नौसेना के बड़े और महंगे युद्धपोतों के लिए यह कब्रिस्तान बन सकता है। ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने की गति का सही आकलन भी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप तो यह भी एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ईरान का पलटवार के स्केल का होगा और कितने लंबे वक्त तक हम इस जंग में रह सकते हैं। यानी उनका सुपर पावर वाला गुरूर, जो दशकों से 7 समंदर पार हुकूमत करता था, आज होर्मुज की लहरों में दफन कर दिया गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। धमकियां काम नहीं आ रहे हैं। प्रतिबंधों के पुराने हथियार कूद पड़ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है हमले भी जारी रहेंगे और होर्मुज भी बंद रहेगा। होर्मुज से भारत सहित कुछ देशों को कि जहाजों को छोड़कर दुनिया का कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा, खास करके वो जो अमेरिका और इजराइल के जहाज हैं या उनके सहयोगियों के जहाज हैं। होर्मुज बंद होने से और ईरान के धुआंधार प्रहार की वजह से ट्रंप घुटनों पर हैं और दुनिया से मदद मांग रहे हैं। आलम यह है कि होर्मुज पर अकेले डोनाल्ड ट्रंप पस्त पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 देशों से मदद मांगी है और कहा आप युद्धपोत भेजिए। किससे मांगी है? चीन से मांगी है, फ्रांस से मांगी है, जापान से मांगी है, दक्षिण कोरिया से मांगी है, यूके से मांगी है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने ईरान पर हमला करने से पहले क्या इन देशों की परमिशन ली थी? आपको भी पूछना चाहिए। क्या उन्होंने हमले से पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए बाद में आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? कह रहे ग्लोबल एनर्जी संकट है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। होर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल है। ब्रिटेन ने कहा है कि शिपिंग की सुरक्षा के लिए सहयोगियों के साथ विकल्पों पर चर्चा जारी है। चीन ने कहा है कि ट्रंप ने विशेष रूप से चीन से मदद मांगी है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन ईरान ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। ईरान ने गेम चेंज कर दिया। ईरान ने कहा किसी के लिए होर्मुज बंद नहीं है, होर्मुज से सभी जा सकते हैं, सिर्फ अमेरिका इजराइल को छोड़कर। लेकिन अमेरिका के लिए पूरी फिल्म बदल गई। कल तक जो शख्स अमेरिका फर्स्ट के नारे बुलंद करता था, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों के सामने भीख मांग रहे हैं। और ये भीख ही है और क्या है? 5 देशों से युद्धपोत भेज दो। तो लाइनें याद आती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? और ईरान की रजा आज ऊपर वाला पूछ रहा है और अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इस जंग में? 2350 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लेबनान 826, इराक 27, इजराइल 15, कुवैत 6, सऊदी अरब 2, यूएई 6, ओमान 3, ईरान के 1444, अमेरिकी सैनिक 13, एक फ्रांसीसी सैनिक की जान चली गई है। इतिहास इस बात को लेकर गवाह है कि जब भी पश्चिम ने किसी को दबाने की कोशिश की, क्रेमलिन की दीवारें ऊंची हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में भी अपनी बिसात बिछा दी है। यानी अब इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग में पुतिन की एंट्री हो रही है। और ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई अप्रत्यक्ष एंट्री नहीं है।
ईरान के शीर्ष नेतृत्व को पुतिन ने कवच दिया है। खबरें आ रही कि मुश्तबा खामनेई को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पुतिन ने तेहरान से रशिया पहुंचाया है, मॉस्को पहुंचाया है, और स्पेशल विमान का भी इस्तेमाल किया गया, आर्मी प्लेन का इस्तेमाल किया गया। दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा को रूसी सैन्य विमान से तेहरान से मॉस्को भेजा गया है और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। पुतिन ने सुरक्षा कारणों से तेहरान के सुप्रीम लीडर को मॉस्को वो लेकर गए। पुतिन ने संकट के समय अटूट समर्थन देने का वादा किया। मुश्तबा का रूस जाना प्लान बी का हिस्सा भी हो सकता है। जनवरी 2026 की कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई परिवार के लिए रूस जाने का बैकअप प्लान पहले से ही तैयार था। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर भी ठीक या साफ नहीं है। सुप्रीम लीडर खामनेई या सीनियर खामनेई भी मॉस्को में ही हो सकते हैं, ऐसे दावे सोशल मीडिया पर हैं। खैर, इस ऑपरेशन के बाद रूस का मैसेज क्लियर है कि ईरान अकेला नहीं है। तेहरान पर आंच आई तो मॉस्को भी चुप नहीं बैठेगा। पुतिन के इस कदम ने अमेरिका को और हताश कर दिया है। जाहिर सी बात है, मिडल ईस्ट एक ऐसे चौराहे पर है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। ईरान के ड्रोन्स न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहे हैं बल्कि उस पश्चिमी वर्चस्व पर हमला कर रहे हैं जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। दर्जनों देशों में घुसपैठ की, सरकारें बदली, अपनी मर्जी से सरकारें चलाई, लेकिन अब अमेरिका अपनी साख नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब पुतिन, ईरान मिलकर नया वैश्विक ऑर्डर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका जंग हार चुका है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर सरश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सैयद अली अदनान रिजवी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आया है। उन्होंने अपनी मौत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। वीडियो में नेतन्याहू ने मजाकिया अंदाज में अपनी उंगलियां भी दिखाई हैं और कहा है, मेरी 5 उंगलियां हैं, मुझे कॉफी और अपने लोग बहुत पसंद है। नेतन्याहू ने कहा है कि बीबी अभी जिंदा है। आपको बता दें, नेतन्याहू की 6-7 उंगलियां दिखाई गई थी उनके वीडियो में, और इसको दुनिया भर में दावा किया जा रहा था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है जिसकी वजह से इसमें मिस्टेक हुई है। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी सामने नहीं आया। उनका ऑफिशियल हैंडल से आपको दिखाते हैं उनका पोस्ट किया गया वीडियो। ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? לצה"ל, למוסד, אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अपने मारे जाने की खबर का खुद ही खंडन किया और एक वीडियो भी पोस्ट करके अपनी उंगलियां भी गिनवाई हैं। उनके 6 उंगलियों होने की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। अब देखते हैं इस पर क्या नई डिबेट चलती है। खैर, अपने डिबेट पर हम वापस लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आशीष साय जी से रिएक्शन चाहूंगा। क्या अमेरिका इस जंग को हार चुका है? यह कहना अभी क्या बहुत ज्यादा अर्ली होगा, लेकिन बुरी तरीके से फंसा हुआ है और यहां से एग्जिट चाहता है, ये तो कह सकते हैं। आशीष जी। विवेक, फंसा हुआ सही है, आर वर्ड तो बहुत हार्श हो जाएगा, क्योंकि इनके सारे कैलकुलेशंस और प्लानिंग में हॉर्मुज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सडन है। और इसी वजह से अमेरिका, जो कि बहुत सेंसिटिव है अपने सोल्जर्स को, अपने एसेट्स को लूज करने के लिए, उसने एक घुटने पे आते हुए बाकी मित्र राष्ट्रों से, जैसा कि आपने अपनी एनालिसिस में बताया, रिक्वेस्ट किया था। और सरप्राइजिंगली 5 के 5 राष्ट्रों ने
अपने अपने तरीके से एक बार में उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इनडायरेक्टली एज ऑफ नाउ डिनाई किया है। लेकिन चाइना ने डिस्पाइट बीइंग वेरी क्लोज टू ईरान ये बोला है कि हॉर्मुज से एनर्जी की सप्लाई जारी रहनी चाहिए। अमेरिका के इस रिक्वेस्ट के बाद बोला है। जापान ने बोला है हम किसी के आदेशों पर नहीं चलते, हम अपना डिसीजन लेंगे, तो उन्होंने भी ना हाँ ना ना। फ्रांस ने बोला है कि हम डिफेंसिव प्रेजेंस बनाए हुए हैं मेडिटेरेनियन में, उन्होंने भी बोला है कि डिफेंसिव एक्ट, और डिफेंसिव एक्ट में कई बार इन बेड़ों को जो तेल लेकर जा रहे हैं हॉर्मुज से उनको एस्कॉर्ट करना एक डिफेंसिव एक्ट माना जा सकता है। इंग्लैंड ने भी अभी हाँ या ना में नहीं बोला। तो ये अमेरिका का एक दादागिरी वाला जो पोस्चर था कि हम जो भी बोलेंगे उसको लोग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि स्पेन ने हमें अपने एयर स्पेस को बोला है कि नहीं यूज करने देंगे, हमारा मन करेगा तो हम यूज करेंगे। इस तरह की अनपॉलिश्ड लैंग्वेज एक स्टेट लीडर से एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अब उन्हें और अपनी हैसियत का पता चल रहा होगा, और हॉर्मुज को अब एक फोकल पॉइंट बनाकर यूएसए और आईडीएफ कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल एक कमिटी बन जाए या टीम बन जाए जो वहां से जहाजों को निकलने दे। लेकिन आपने बहुत सही एक हाईलाइट किया कि ईरान ने इसमें ऑलमोस्ट चेकमेट कर दिया है ये बोल के कि हम सारे एनर्जी सप्लाईज को जारी रखेंगे एक्सेप्ट दोज जो कि अमेरिका, इजराइल या उनके इमीडिएट फ्रेंडली नेशंस इस लड़ाई में उनके साथ हैं। तो इसकी वजह से अब जापान, चाइना, इन सबको कोई जरूरत नहीं है अपने शिप्स को हॉर्मुज को भेजने के लिए, और अमेरिका इस पे फिर से अकेला पड़ता दिखेगा। विवेक, मैं आलोक जी से जानना चाहूंगा। आलोक जी, क्या अमेरिका जंग हार रहा है? जंग हार नहीं रहा है। मैं ग्रुप कैप्टन आशीष की बात से सहमत हूँ, हार नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, अगर उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि सत्ता पलटा जाए ईरान में, तो ये अभी भी उनकी हार है, वो उसमें ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि अमेरिका इस जंग में कूदा है सिर्फ इजराइल के लिए। इजराइल के अस्तित्व को खतरा था, एटम बम बनाने के कगार पे था ईरान, जैसे कि खबरें उनको मिली थी। और जिस तरह के मिसाइल्स और जखीरे और ड्रोन्स जिस तरह से लाखों की संख्या में वहां अंडरग्राउंड सिटीज में जिस तरह से बन गए थे, आलोक जिस सर, तरह से लेकिन हिजबुल्लाह ये पावरफुल। वाली जो बात है कि भाई इसके वजूद पर खतरा था इसराइल के, फिर तो किम जोंग उन के पास जो एटम बम है तो अमेरिका के वजूद पर खतरा है। ये सब जी हाँ, मुझे जी लगता हाँ। है कि अब 15-16 दिन की लड़ाई के बाद कहने सुनाने की बात रह गई है कि ईरान जो है वो एटम बम तैयार करने वाला था या बना चुका था। मुझे लगता है ये सारी चीजें अमेरिका की नैरेटिव है, और वो नैरेटिव का पार्ट बनाकर वेनेजुएला में ड्रग लॉर्ड होने की बात कही गई थी, और जैसे ही वेनेजुएला में घुसे उन्होंने तेल को कब्जे में कर लिया। विवेक कितना जी, ड्रग थोड़ा- माफिया, कौन सा ड्रग माफिया वेनेजुएला का पकड़ा गया मुझे नहीं पता। मैं तो रोज न्यूज देखता हूं, मैंने नहीं सुना कोई बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड वेनेजुएला से उठा लिया गया। वहां पूरा कर लीजिए सर आप प्लीज। थैंक यू। हाँ, आलोक जी। थोड़ा सा अंतर है दूसरे देशों में और यहाँ के में। यहाँ पर जिस तरह से खुले मंच से ये बोलना कि मेरे देश का ऑब्जेक्टिव है कि इजराइल को विश्व के नक्शे से खत्म करना, बार बार इस तरह का बयान देना और इस तरह का एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार करना, अटैक जिस तरह से हुए हमास के द्वारा, जिस तरह से हिजबुल्लाह की ताकतें बढ़ी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के अस्तित्व को खतरा लग रहा था, और ये अमेरिका भी महसूस कर रहा था। और नेतन्याहू ने वो खींच करके इनको लेके आया है इस युद्ध में, क्योंकि वहां के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी काफी इनको समझाया था कि ये युद्ध जो है ये कम दिनों में खत्म नहीं होगा और हम लंबा उलझ सकते हैं इसमें, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके बावजूद ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के कहने में इस युद्ध में आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो अभी जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है वो सिर्फ इजराइल का पूरा हो रहा है। वो इसलिए कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ईरान की ऐसी कमर टूटे कि फिर वो उसके अस्तित्व के लिए खतरा न बने, जिसमें वो काफी हद तक अभी 70% में मान सकता हूं कि वो सक्सेसफुल हुआ है। काफी नुकसान हुआ है ईरान का, लेकिन अमेरिका अभी नहीं चाहता है कि ईरान को पूरी तरह तहस नहस करे। वो अभी फुल स्केल लड़ाई के मूड में नहीं है। खर्ग आइलैंड पर भी उसने पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं किया है। जब इजराइल ने 7 तेल कुओं को ईरान में उड़ाया था तो अमेरिका का रिएक्शन नेगेटिव में था। WTF मैसेज आया था ट्रंप का, और ट्रंप की तरफ से साफ मैसेज दिया गया है कि आप संसाधनों को इस तरह से बर्बाद नहीं कीजिए, नहीं तो ट्रंप किस मुंह से कहेंगे कि यह लड़ाई वो ईरान की जनता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी देखिए तैयारी चल रही है कि लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में ये अपनी आर्मी घुसाएंगे इजराइल वाले। ये डिसीजन हो चुका है। एक और उन्होंने बटालियन वहां से मंगाया है, 3 बटालियन ऑलरेडी उनके थे वहां पे।
और 1 हफ्ते के अंदर में उनकी आर्मी वहां घुसने जा रही है, 3-4 दिनों के अंदर में। उनका ऑब्जेक्टिव है कि साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और खदेड़ के नॉर्थ लेबनान तक उनको ले जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव इजराइल अपने पूरी कर रहा है, लेकिन अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर जो एक विश्वास था कि अमेरिका उनकी रक्षा हमेशा कर सकेगा, जिस तरह से उन्होंने उनको आश्वस्त किया था ये और अपने ये सैनिक बहुत अड्डे बनाए इंपॉर्टेंट थे, सर, वो विश्वास टूट गया है। आलोक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अलग से एक डिबेट का मैटर है जो बात आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में एक नया ऑर्डर हम देखेंगे इस जंग के बाद से। अब मिडिल ईस्ट किस देश का रुख करते हैं, भारत का करते हैं, रशिया का करते हैं या चाइना का करते हैं, इस जंग के बाद वो देखने वाली बात होगी। सेपरेट डिबेट है, बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप रेज कर रहे हैं, इसके बहुत सारे आयाम, मैं इस पर जाऊंगा। लेकिन बात आज अमेरिका की, जो बात आप कह रहे हैं मैं इसका जवाब रिजवी साहब से ले लूं, फिर मेजर साहब आपके पास आ रहा हूं और श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब। जी, सबसे पहले तो आप सबको सलाम, सारे पैनलिस्ट को और जो दर्शक देख रहे हैं। मेरी जो आपका सवाल था, मैं शायद थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ रखता हूँ और ये कहूँगा कि जिस दिन अमेरिका ने सुप्रीम लीडर पर हमला किया और उन्हें शहीद किया, उसी दिन वो जंग हार चुका था। उसकी दलील और उसकी सबूत मुमकिन है कि सब मांगे कि सबूत क्या है। उसके बाद से देखिए आप, 8 दिन तक कोई भी लीडर नहीं था। 8 दिन के बाद मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर चुने जाते हैं। इस 8 दिन तक वो आवाम जिसके लिए वो लड़ रहे थे, वही आवाम मैदान में उतरी हुई थी और उसी आवाम ने इस निज़ाम को और इस रिजीम को बाकी रखा और फिर 8 दिन के बाद मुश्तबा खामनेई आते हैं। इस 8 दिन में क्या अमेरिका ने और इसराइल ने मुकम्मल तौर पे, जब आवाम प्रोटेस्ट पर जमीन पे उतरी हुई थी, वो रात भर जमीनों पर थी, तो क्या वो हमले नहीं हो रहे थे? जमीन पे आपने बारहा देखा कि धमाके हो रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जगह पर खड़े रहे, भागे नहीं। या उसके अलावा वो जो 165 बच्चियों को मार देना, जो स्कूल पर हमला कर देना, ये तमाम तर हरकतें अमेरिका करता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक अमेरिका अपने जितने भी अहदाफ लेके, जितने भी वो मकसद लेके उठा था, किसी एक मकसद पे वो कामयाब नहीं हो सका है। जो आपने अपने मुकदमे में कहा कि मुश्तबा खामनेई साहब अभी रशिया वगैरह जाने की जो बात है, ये तमाम तर वही बातें हैं, वो तमाम तर वही ट्रैप है कि जो आयतुल्लाह खामेनेई, जो जिनकी शहादत हो गई है, पिछले 40 साल से उनके बारे में कही जा रही थी कि वो बंकर में हैं, वो रशिया चले गए, लेकिन जब शहादत हुई तो उनके ऑफिस में हुई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है, बस इसके हार का इजहार होना बाकी है। इस हार के सामने आने की शुरुआत बाकी है। वो शुरुआत भी कल हो चुकी है। कल आपने देखा किस तरह से मिडिल ईस्ट का इराक पहला वो मुल्क बना कि जहां पर 2020 कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ईरानी पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन पास किया था कि अमेरिकन का वजूद यहाँ पर हराम है। उसके बावजूद भी वहां पर थे। कल अमेरिका ने आकर ये ऐलान किया कि अब तमाम के तमाम अमेरिकन वहां से निकल जाएं। यानी पहला मुल्क इराक बन गया कल कि जहां से अमेरिका का वजूद साफ हो रहा है, पाक हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको भविष्यवाणी भी कर दूं, अब इसके बाद बहरीन की बारी है। अनकरीब खबर आएगी कि बहरीन से। तो ईरान का हदफ क्या था कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को निकालना और इसराइलियों की जमीन उनको वापस दिलाना। तो ईरान तो अपने अहदाफ में कामयाबी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अमेरिका का हदफ देखेंगे कि अमेरिका किस अहदाफ को लेकर आगे बढ़ा था, वो मिडिल ईस्ट हार रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा अपने कंट्रोल में नहीं ले पा रहा है, एक जहाज भी पास नहीं करवा पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जो इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है, जंग हार रहा है, बस ऐलान होना बाकी। मेजर साहब आपकी क्या राय है? जी, पार्शियली मैं इससे एग्री करता हूं। देखिए, 1-2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट हैं कि अमेरिका ने जो युद्ध शुरू किया, उन्होंने सोचा था कि रेजिम चेंज हो जाएगी, वहां क्रांति हो जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे, या ईरान इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो सब उनका जो सोच थी और दावा था, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। ईरान ने जिस तरह का रेसिलियंस दिखाया है, वो दुनिया के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अभी आप देखिए, दुनिया का जो मूड है वो ईरान की तरफ झुक रहा है, क्योंकि ये बात तो सभी को पता थी कि ये युद्ध इजराइल और अमेरिका ने अनावश्यक रूप से शुरू किया है। जो ये तर्क दिया जा रहा है कि वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देता, एटम बम बनाने के कगार पे था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, इनमें कोई दम नहीं है ज्यादा। सच्चाई ये है कि अमेरिका ये दादागिरी और गुंडागर्दी करता आ रहा है। उसको जो सफलता मिली वहां
वहां के राष्ट्रपति को उठाने से। तो वेनेजुएला। उसने सोचा कि ऐसा और जगह भी हो सकता है। और एक आपको स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगा जो मैं पीछे भी बोल चुका हूं। 1998 में मेडलिन ऑलब्राइट ने कहा था कि ऑयल इज अवर सिविलाइजेशन एंड वी विल नॉट अलाउ एनी डिमोन टू सिट ऑन इट। यानी जो तेल है हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम किसी व्यक्ति को उस पर बैठने नहीं देंगे। तो सच्चाई ये है कि अमेरिका चाहता था कि जिस तरह से मिडल ईस्ट के सब देशों पे उसका कब्जा है, ईरान उसको कोई जगह नहीं दे रहा था, तो ईरान को परास्त करे और जो ऑयल है उस पे हमारा पूरी तरह से कब्जा हो जाए। क्योंकि यही काम उसने साउथ अमेरिका की कंट्रीज के साथ भी किया। तो जो कुछ अभी हो रहा है, जिस तरह से स्टेट ऑफ हरमुज में पूरी तरह से ईरान का कब्जा है, इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान टिका हुआ है और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। आसपास के जो देश हैं उनको भी यह समझ आ गया है कि हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन जो बहुत उसमें आया था कि हम ईरान को घेर लेंगे और ईरान डर के मारे सरेंडर कर देगा, उसको भी हिंद महासागर में अरब सागर से दूर जाना पड़ा है। तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अमेरिका पूरी तरह से हिला हुआ है। अब वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। इसी से पता चला है कि उनकी जो ताकत है, अपने को समझते थे दुनिया का दादा, वो सब खत्म हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान सस्टेन क्यों कर पा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। जी। एक तो अमेरिका ने ये कल्पना नहीं की थी कि इनकी लीडरशिप को हम खत्म कर दें तो लीडरशिप खत्म हो जाएगी। क्योंकि खमेनेई साहब ने जो जिस तरह से जो लाइन ऑफ सक्सेशन तैयार की थी लोएस्ट लेवल तक, तो ये इंश्योर कर दिया था कि एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर लीडरशिप खत्म हो जाती है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, तो भी लीडरशिप खत्म नहीं होगी, और वही हो रहा है। दूसरी चीज ये है, अमेरिका ने जो ईरान के अंदर राष्ट्रवाद है उसको और मजबूत कर दिया। ईरान में इंटरनल टर्मोइल चल रहा था बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ खमेनेई टुवर्ड्स वीमेन, और जो नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर बवाल चल रहे थे वो बहुत डिमिनिश हो गया। क्योंकि ईरान के लोग बहुत स्वाभिमानी है, राष्ट्रवाद उनके लिए बहुत प्रमुख है। उसने और एक आग लगा दी। अब जो आम जनता है वो अमेरिका के ही विरुद्ध हो गई है। तो ये दो कारण हो गए। तीसरा कारण ये है कि इनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी वेपनरी ईरान के पास है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जितना इजरायल और अमेरिका पर डे मिसाइल पैदा कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा ईरान पैदा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड बहुत सारी चीजें की थी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मिसकैलकुलेट किया था अमेरिका ने, और उसका परिणाम वो भुगत रहा है। कैलकुलेशन और मिस एंटिसिपेशन की वजह से फंस गया अमेरिका। श्रीवास्तव सर, आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव जी। देखिए विवेक जी, थोड़ा सा मैं आपको टाइम फ्रेम में पीछे ले जाऊंगा। ठीक है। 1990 से 2010 का जो ये दशक था, दरअसल पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो लड़ाई आप अभी देख रहे हैं ये बारूद के ढेर पर चिंगारी है और कुछ नहीं है। असल में अमेरिका का निशाना चीन है। और ये जो 1990 से 2010 के दशक की मैं बात कर रहा हूं, इस बीच में अमेरिका ने पहले लीबिया को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में उलझा रहा, खाड़ी के देशों में उलझा रहा। इस बीच में चीन ने क्या किया कि चीन ने वो डाउन प्ले करते हुए जो साउथ चाइना सी है उस पर बहुत सारे आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, चाहे स्प्रैटले आइलैंड्स हो, स्कारबोरो शॉल आइलैंड्स हो, या फिर और दूसरे जो मार्टिन आइलैंड्स वगैरह, जितने भी फिलीपींस और वियतनाम और मलेशिया के कब्जे में, ब्रुनेई के कब्जे में जितने आइलैंड्स आते हैं ईईजेड जोन में, उन सब के ऊपर अनाधिकृत रूप से चीन ने कब्जा कर लिया और वहां पर अपना मिलिट्री बेस बना लिया, रनवे बना लिया, बंकर्स बना लिए, हैंगर्स बना लिए, सैनिक और हथियार सब जमा कर लिए। अब चीन जो है न सिर्फ दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, बल्कि दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति भी बन गया। अमेरिका से ज्यादा पनडुब्बियां, यानी 79 पनडुब्बियां उसके पास हैं, अमेरिका चीन के पास। शायद संख्या में इतनी अमेरिका के पास भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चीन जो है दुनिया में अमेरिका की जो सिस्टम है, अमेरिकी सिस्टम अभी जो चल रहा है, इसे हटा करके वो अपना सिस्टम लाना चाह रहा है। उसके लिए डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले चीन ने शुरू की थी। अच्छा, और चीन जो है सबसे ज्यादा तेल लेता है वेनेजुएला से और ईरान से। ये ईरान और वेनेजुएला इसके दोस्त हैं। आपको याद होगा अभी वेनेजुएला के जो माडुरो के ऊपर इन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा किया और माडुरो को बंधक बना के ले गए। तो चीन की जो, और चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, तेल का आयातक है। अब तेल की सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला और ईरान से हो रही है, तो चीन की ऑयल सप्लाई रोकना चाह रहा है अमेरिका। इससे क्या होगा
तेल वहां महंगा हो जाएगा। बाकी जो दूसरे मार्केट से, चाहे रूस से भी तेल जो लेना है चीन को, अच्छा रूस जो है, रूस और चीन का जो गठबंधन बाहरी दुनिया को देखता बहुत अच्छा है। दरअसल में चीन और रूस का रिलेशन जो है मैरिज बाय फोर्स है। अगर आज की तारीख में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रूस को बोलते भैया आप भी हमारे तरह से वेस्टर्न पावर ही हैं, क्योंकि रूस का जो मॉस्को है राजधानी, वो यूरोप में है, ना कि ईस्टर्न एशिया में है, एशिया में नहीं है। तो इस वजह से अगर वेस्टर्न पावर आज बोल दे रूस को कि भाई आप भी वेस्टर्न पावर ही हैं, आज रूस और चीन का गठबंधन तुरंत टूटेगा। ये सीन है चाइना और रशिया के बारे में, क्योंकि रशियन लोग भी चीनियों को लाइक नहीं करते हैं। मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूं क्योंकि मैं 8 वर्ष तक चीन में रह करके चीन के सरकारी रेडियो में बतौर पत्रकार काम कर चुका हूं, इसलिए मैं इतनी गहराई से थोड़ा सा ये बातें बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब जो सीन आपको दिख रहा है अमेरिका, ये ईरान का जो युद्ध है, ईरान के युद्ध के पीछे चीन की तेल सप्लाई रोकना ही है। और दूसरी बात, जो वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, अगर 20% 20 से 25% तेल जो है दुनिया भर का तेल, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, ये चीन को सप्लाई होना बंद हो जाएगा। वहां जब सामान महंगा मिलेगा तो फिर चीन के जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट पर नहीं आएंगे। चीन की इकोनॉमी आप समझ लीजिए 30% उसका जो रियल एस्टेट है जीडीपी का, वो बुलबुला फूट चुका है। अब वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। 60% जो उसका एक्सपोर्ट मार्केट था वो खत्म हो गया अमेरिका से ट्रेड वॉर के चलते। बचा जो आपका 10% है, उसमें आपका एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, बाकी जितने भी वो सब चीजें आ जाती हैं। वो 10% हिस्सा जो है पूरे चीन को संभाल नहीं पाएगा। चीन में इस समय डिफ्लेशन का मार्केट चल रहा है, वहां पर चीजों के दाम घटाए जा रहे हैं लेकिन लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और अमेरिका का असल निशाना चीन ही है। अमेरिकी लोगों की, ये लोग अमेरिकी लोग इतने धूर्त और मक्कार होते हैं, ये कभी भी नाक को सामने से नहीं पकड़ते, सर के पीछे से हाथ घुमा के पकड़ते हैं। इराक पर कैसे हमला किया था अमेरिका ने, इन्होंने बोला कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके पास, सद्दाम हुसैन के पास, सद्दाम को मार दिया, वहां से कुछ नहीं निकला। ठीक है, लीबिया में गद्दाफी को ऐसे ही मारा इसने। ईरान की जो बात है, जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान अभी अमेरिका के सामने बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। हालांकि वो टूथ एंड नेल की तरह से अपना हमला रोकने की कोशिश कर रहा है और प्रतिरोध कर रहा है इजरायल और इसको लेकर के। लेकिन ईरान डबल फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है। एक जो फ्रंट है उसका इजरायल और अमेरिका के साथ है, और दूसरा फ्रंट जो है अंदर खाने में, जो उसने, आपको याद होगा कि महसा अमीनी को हिजाब नहीं पहनने की वजह से मार दिया था, बहुत ब्रुटली मारा था, बहुत क्रूरता के साथ मारा था। ये जो इस्लामिक फोर्सेज है, आईआरजीसी है उनका ना, इस्लामिक गार्ड रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स, ये जो है मॉरल पुलिसिंग का काम करता है। और महसा अमीनी के विरोध में जितने लोग निकले थे, उन लोगों ने पब्लिक में आकर के अपने बाल काटे, स्कार्फ हटाया, खोल करके काम करने लगे, तो उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा। जितने 165 लड़कियों को अभी इजराइल के बॉम्बिंग में, अमेरिका के बॉम्बिंग में मारा गया है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोगों को खामेनेई ने अपने ही लोगों को तब मरवाया क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, उन्होंने मुल्लाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और ये जो ईरानियों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिक जो कानून है उनके ऊपर थोपा गया था 47 साल से, वरना ये लोग अपने ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर को, पारसी कल्चर को बहुत ज्यादा सम्मान के साथ देखते हैं। अब उनके यहाँ ये पारसी योद्धाओं को बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी चीज, विदेशों में रहने वाले जितने ईरानी हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी और न्यूज में भी कि वो शेर और उगते हुए सूरज वाले झंडे के साथ आ रहे हैं। ये पारसियों का वो है, झंडा है जिसके ऊपर ये लोग गर्व करते हैं। और इजराइल भी ये चाहता है कि आईआरजीसी खत्म होगी तो यहूदियों और पारसियों में बहुत पुराने समय से बहुत ज्यादा मित्रता थी, और ईरान के ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन समाप्त हो जाएगा, अब ये जो इस्लामिक राज्य समाप्त होगा, तब पूरे गल्फ कंट्री में शांति आएगी। क्योंकि ईरान जो है वो विश्व का, के मुस्लिम देशों का सरबराह बनना चाहता है, नेता बनना चाहता है, लेकिन एक शिया देश है। इसके अलावा दो कॉन्टेस्टर्स हैं, वो एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा तुर्की है। सऊदी अरेबिया अमेरिका का वरद हस्त है उसके ऊपर, तो सऊदी अरेबिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर माना जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था खराब है, तुर्की के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन तुर्की अभी भी ऑटोमन साम्राज्य के अपने पुराने दौर में जी रहा है और वो चाहता है कि मुस्लिम दुनिया का जो सरबराह है वो बने। और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया बने, क्योंकि सऊदी अरेबिया पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है। ईरान को यह बात नागवार गुजर रही है। तो एक एंगल ये भी है इस पूरे युद्ध का, जो कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को बनाया जाए, और सऊदी अरेबिया ने अपना कट्टर इस्लामिक रुख छोड़ करके
वहां पर आपको याद होगा कि सिनेमा घर भी खुलवाए, शराब घर भी खुलवाए, और फिर लड़कियों को ड्राइविंग वगैरह की इजाजत दी, बुर्का ना पहनने की भी इजाजत दी। बहुत क्योंकि सारी ये जो चीजें हैं, कट्टर लेकिन 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 श्रीवास्तव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इसको कंक्लूड कैसे करेगा। बाकी सारे पॉइंट्स भी हैं, मैं आशीष जी से इसका रिएक्शन चाहूंगा। ये कंक्लूड कैसे होगा जो बहुत हद तक अमेरिका चाह रहा है, 99% तक उसकी ख्वाहिश है इसको हम कंक्लूड कर लें और मिडिल ईस्ट खाली करें, खाड़ी खाली करें। कंक्लूड करेगा, वॉर खत्म नहीं होगा। आप अगले 3 से 4 दिनों में कुछ मरीन एक्शन खार्ज में देखेंगे। आज तो आप ये तो नहीं कह रहे आशीष सर कि ये जो लड़ाई है वो मिडिल ईस्ट मिडिल कह रहे हो वो मिड टर्म इलेक्शंस तक चले जाए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने स्पेशल पावर एक्ट को इस्तेमाल करके बोले कि देश आपातकालीन स्थिति में इसलिए मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। नॉट रियली, उतनी दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन यहां से इनको डिसएंगेज करना पड़ेगा विवेक। और डिसएंगेजमेंट से पहले 2 मेजर चीजें मैं आई कैन फोरसी, मे बी आई विल बी प्रूवन रॉन्ग इन द नेक्स्ट 1 वीक, कि आप मरीन एक्शन देखेंगे खार्ज में, अमेरिकन इन खार्ज, और कुछ जॉइंट एफर्ट देखेंगे हॉर्मुज में, अमेरिकन और आईडीएफ और कुछ और कंट्रीज के जॉइंट एफर्ट्स देखेंगे। सरप्राइजिंगली अभी तक ईरान का हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है वो बड़ा यूनिक है। अभी भी करीब उन्होंने 10 से 12 वेसल्स को पिछले हफ्ते में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर्ट किया है, लेकिन वाटर के अंदर से नहीं किया है, ओवर द एयर से किया है, और मेजर डैमेजेस नहीं हुए। बट हर एक शिप जो वहां से पास हो रहा है वो ईरान के कंट्रोल में पास हो रहा है, और ये अमेरिका के लिए एक नोशनल हार मान सकते हैं, टेम्पररी एक लोकलाइज्ड एरिया में। लेकिन इसका कंक्लूजन यही होगा कि वो खार्ज में जो अकेला सर्विसेबल रनवे था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो वेस्टर्न मीडिया आज बहुत परेशान था सुबह से कि अगर ये वहां पे गए, बूट ऑन ग्राउंड किया, तो क्विक एग्जिट कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने रनवे तोड़ दिया। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि इनके पास C-17 और C-130 है जो हाफ रनवे से टेक ऑफ कर जाते हैं। उन्होंने रनवे इसलिए तोड़ा है कि बाई चांस अगर चाइना या रशिया एयर सपोर्ट दे दे खार्ज में, जब अमेरिका उसको टेक ओवर या मरीन एक्शन कर रहा होगा, तो उनको लैंडिंग स्ट्रिप ना मिले। तो ये बहुत ही टैक्टिकल डिसीजन है जिसको सरप्राइजिंगली वेस्टर्न मीडिया नहीं समझ रहा। वो कह रहे हैं इन्होंने रनवे क्यों तोड़ा, रनवे तो इनके लिए यूज होता, ईरान के पास तो उतनी एयरफोर्स नहीं है। वो भूल जा रहे हैं कि चाइना अभी भी इस तरह की किसी टेक ओवर ऑफ खार्ज को, जैसा वेनेजुएला में इन्होंने किया है, उसको काउंटर करने के लिए पॉसिबल है कि अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मूव इन कर देता, लेकिन उस इलाके में उनके पास छोटे रनवे यूज करने वाले जहाज अभी नहीं है। तो खार्ज में आप एक मरीन एक्शन देखने के लिए तैयार रहें, और हॉर्मुज में जॉइंट कई नेशंस की एक टीम जो कि सारे शिप्स को पास कराएगा। विवेक जी, चलिए, ये 2 चीजें आपने प्रिडिक्ट की हैं। मैं आलोक जी के पास जा रहा हूं, उनका प्रेडिक्शन क्या है आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए। मुझे लग रहा है रैप अप होने की तरफ मामला जाएगा। एक चांस जो मुझे लग रहा है, जो मैंने ग्रुप कैप्टन सर को कहा कि इसको डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, उनको मिड टर्म इलेक्शन में लॉस हो रहा है, ये वो बात जानते हैं, स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसको बाईपास कर देंगे। नहीं विवेक जी, मुझे भी लगता है कि देखिए जितना ही ये लंबा कर खींचेंगे ना, वो अमेरिका उतना ही ज्यादा फंसता जाएगा। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ तेल और एलएनजी के गैस की प्राइसेस की बात कर रहे हैं ना, वहां से दुनिया का 1/3 जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वहीं से शिपमेंट होती है। तो अभी खाद्य सामग्रियों को भी चोट पहुंचने वाली है। ये जितने भी कंट्रीज है ना, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये सब मिला करके ये फर्टिलाइजर बनाते हैं, इस ऑयल उद्योग के साथ साथ जुड़ा हुआ है, और 1/3 फर्टिलाइजर की ट्रेडिंग उसी साइड से होती है। तो ये जितने एशियन कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज है जहां पर वहां से खाद आता है, वो बंद हो गया है। तो ये भी एक खाद्य सामग्रियों की भी दाम बढ़ेगा। आगे में बहुत ही बड़ा क्राइसिस होने जा रहा है। तेल के भाव दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो गले की फांस उनके लिए बन चुका है। मुश्किल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए उनको वहां पर या तो फुट ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा या अपने बेड़े के साथ अंदर घुसना पड़ेगा अपनी ताकत के साथ, जहां पर कोलैटरल डैमेज काफी होने की संभावना है। उनके भी कुछ जहाज मारे जाएंगे, कई अमेरिकी सैनिक भी मारे जा सकते हैं, जिसके लिए ट्रंप अभी हिचकिचा रहा है कि इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। क्योंकि हो सकता है ट्रंप की छवि अमेरिका में, अमेरिकनों के दिमाग में इतनी खराब हो जाए कि फिर ट्रंप की गद्दी खतरे में पड़ जाए। तो अभी गले की फांस सिर्फ यही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतने समय तक बंद नहीं रखा जा सकता है। अगर बंद रहा तो ईरान ने तो कहा है कि हमने किसी के लिए बंद किया ही नहीं है, हमने सिर्फ इजराइल अमेरिका के लिए क्लोज किया हुआ है।
उन्होंने और किसी का नाम हाँ नहीं जी, लिया। तो नहीं, ये चीज वो अमेरिका नहीं मानेगा ना, ये अमेरिका नहीं मानेगा। अमेरिका कब तक नहीं मानेगा? अमेरिका तो ये भी नहीं मानता कि होर्मुज बंद नहीं होना चाहिए। 16 दिन से तो कुछ 16 दिन से ईरान ने बंद कर रखा है। अमेरिका ये भी नहीं कहता कि ईरान के साथ जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ईरान ने अकेले अपने दम पर मिडल ईस्ट को भी परेशान, और मिडल ईस्ट में एक और बहुत कंसर्निंग पॉइंट है, मैं रिजवी साहब से इसका जवाब चाहूंगा। 90% फूड और फूड सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से ही गुजरता है मिडल ईस्ट के देशों के लिए। वो खाना दाना पानी सब बंद है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए। वो सामान जाए कैसे उस तरफ? एक तो मानदेब स्ट्रेट है यमन के साइड वाला, वहां से कुछ सामान जा सकता है। अब यमन ने, हूती ने कह दिया उसको भी बंद कर देंगे हम। रिजवी साहब, तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकट है और इसके लिए भी यूएस पर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो जंग को रैप अप करना चाहेंगे। रिजवी साहब जी, आपकी सारी बातों का जवाब, सबसे पहले तो ये कि इस जंग का एक और जो फायदा होने वाला है और जो होगा वो ये कि जो हमारे जहनों में वेस्टर्न मीडिया का जो हमारे जबानों पर एक तड़का चढ़ा रहता है, और जो हमारे वेस्टर्न मीडिया हमसे चाहता है बुलवाना, हम वो बोलते हैं कि ईरान में मसलन बच्चियों के हालात और औरतों के हालात, हम सिर्फ वही देखते हैं कि जो वेस्ट मीडिया हमको दिखाता है। लेकिन जो कि मैं ईरान में रहता हूं और अभी ताज़ा ईरान से लौट कर आया हूं, जंग की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, तो मामला ये है कि अगर 1% या 2% औरतें इस हिजाब के खिलाफ आती हैं तो वो हमें दिखता है, लेकिन जब उसी के अगले 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाखों की तादाद में इसके सपोर्ट में लोग उतरते हैं, वो हमें नजर नहीं आता है। खुद अभी इस वक्त, या मसलन जो 8 और 9 जनवरी की जो अंदरूनी हालात ईरान के खराब हुए थे कि जो दहशतगर्दों ने आकर एक रात में 3000 से ज्यादा लोगों को ISIS की तरफ से काट दिया था, उसके बाद 2 ही दिन के बाद 12 जनवरी को जो लाखों की तादाद में ईरान के सपोर्ट में, निजाम के सपोर्ट में जो निकलते हैं, वो हमको नजर नहीं आता है। तो ये जंग इस वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडो को भी हमारे ऊपर से चश्मा इसका उठाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जो है इसका आखिर में खुलासा कैसे निकलेगा, अभी अगर आपने देखा हो कि अमेरिका जो है एक साजिश ये रच रहा है कि वो ईरानियन कॉपीड ड्रोन बना रहा है। ईरान की कॉपी ड्रोन बनाने का हदफ यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन मिडिल ईस्ट पर हमला करवा के ईरान को मिडिल ईस्ट के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। और बईद नहीं है, आज आपने देखा होगा कि अगर लारीजानी का बयान आया कि इसका भी इम्कान है कि ये जो आपका अमेरिका है खुद 9/11 की तरह अपने ही मुल्क में कोई हमला करवा के ईरान पर थोप दे और इस जंग से निकलने की साजिश रचे। तो इस शैतान से कोई भी चीज बईद नहीं है। अब आखिरी बात जो आपका हमसे सवाल था कि जो है मिडिल ईस्ट में जो अनाज पहुंच रहा है या दूसरे सामान पहुंच रहे हैं उसका क्या होगा। आपने अगर गौर किया हो कि सिर्फ तेल के अलावा जो दूसरे सामान है, ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पर सब बंद कर दिए हैं, सब चीज जा रही है। बस ईरान का ये कहना है कि जहां जहां पर अभी दुबई से जो खार्ग आइलैंड पे हमला हुआ उसमें दुबई के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया, तो ईरान का सिर्फ ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकन इंटरेस्ट है, न सिर्फ ये कि अमेरिकन फौजियों को निकाल के रिहायशी इलाकों में डाल दिया गया है, और ईरान ने कह दिया है अवाम से, यूएई के और गल्फ कंट्रीज के कि आप लोग अमेरिकन इंटरेस्ट से दूर रहिए। अब हम जो है खार्ग आइलैंड के हमले के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, मैं इसको लेकर जल्दी से मेजर साहब के पास जा रहा हूं, फिर श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा कि अमेरिका या तो डोनाल्ड ट्रंप या तो यूएस में कोई बड़ा अटैक करवा लें, या मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं, ये थ्योरी पहले भी आई थी कि मिडिल ईस्ट पर हमले जो हो रहे हैं वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी हो सकते हैं, जिससे कि वो देश ईरान के खिलाफ हो जाएं। और अली लारीजानी ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है। जी, इस बात की पॉसिबिलिटी काफी हद तक है, क्योंकि इस तरह कहते हैं ना, ऑल मीन्स आर फेयर इन लव एंड वार, तो ये युद्ध है तो इसमें वो कर सकते हैं ऐसा, अपने लोगों के ऊपर ही खुद ही अटैक करके और वो ईरान के ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी चीज है, ऐसा करने के लिए उनके पास और कारण भी है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ही एक ऐसा देश है जिसके पास ईरान के बाहर भी बहुत सारे एसेट्स हैं। जैसे यमन में हूथी हैं, आप जो लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है वहां पे हिजबुल्ला है, उसके अलावा जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ईरान ने जिनको भी तक अपने देश के बाहर भी पाल पोस कर बड़ा रखा है, तो वो उनके ऊपर भी डाल सकते हैं कि ये देखिए ईरान के द्वारा जो पोषित लोग हैं, ये हिजबुल्ला है, हौथी है और हमास है, ये लोग अटैक कर रहे हैं इस तरह के। एक चीज, दूसरी चीज ये है
कि जो जहां तक इसकी बात आती है, जिसपे चर्चा हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ओपन कराने के लिए आएगा, तो वो तो ईरान ने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक गेम खेला है। ईरान सिर्फ बहादुरी से लड़ ही नहीं रहा है, उसने अपनी डिप्लोमेसी को भी अच्छी तरह से चलाया है। उसने कहा कि इजराइल और अमेरिका के जहाजों को छोड़कर सारे जहाज इधर से जाएंगे। अब इस केस में अगर किसी दूसरे देश के जहाज के ऊपर अटैक होता है तो ईरान भी कह सकता है, तो अमेरिका ने किया है, तो किया ही नहीं। और जब ईरान कहा है कि हम जाने देंगे, तो फिर कोई इस तरह की परेशानी वो ईरान खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके फेवर में ही है। तो जो तीसरी पॉसिबिलिटी की जो बात हो रही थी कि अमेरिका हो सकता है अपनी फोर्सेस ग्राउंड पे भेजे, तो मेरा जो असेसमेंट है, मैंने अभी आज भी हिंदी लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि अगर अमेरिका में जरा सा भी बुद्धि होगी और विवेक होगा, दूरदर्शिता होगी, तो अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि वियतनाम में ये अच्छी तरह से भुगत चुके हैं, अफगानिस्तान में हार करके ही गए हैं, कहीं जीत नहीं मिली है। क्योंकि अमेरिका हवाई हमला कर सकता है, मिसाइल से कर सकता है, लेकिन जब ग्राउंड सोल्जर की बात आती है, उनके सोल्जर्स ग्राउंड पे काम करने के लिए इतने ट्रेंड नहीं है। और ईरान की जनता, ईरान की आर्मी ही नहीं, ईरान की जनता भी उनका जीवन बहुत कठिन कर देगी। तो इतनी बड़ी गलती अमेरिका नहीं करेगा, और अगर करता है तो बहुत सी बॉडी बैग्स वापस जाएंगे जो अमेरिका के 2,500 नागरिकों को मरीन स्वीकार नहीं होंगे। कमांडोज एक चीज आप देख लीजिए, 2,500 मरीन कमांडो साउथ चाइना सी से निकाले हैं और वो बुलाया है अभी इस वॉर के लिए। इसके अलावा कई डिस्ट्रॉयर्स भी वहां से निकाले हैं जो अब डिप्लॉय कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इसलिए आशंका जताई जा रही कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं। पंकज जी का जवाब चाहूंगा देखिए, सर। युद्ध में कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा जो असेसमेंट है, ये गलती अमेरिका नहीं करेगा। बिल्कुल पंकज जी। जी देखिए, मेरा ये मानना है, जो मैं अभी तक स्टडी कर पाया हूँ, उसमें ये है कि जैसे ईरान के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, दुनिया के कुछ मीडिया बोल रहे हैं कि ईरान लड़ रहा है और बहुत अच्छे उससे लड़ेगा, लेकिन मिलिट्री माइट में आप देखिए, अमेरिका और इसराइल के सामने ईरान टिक नहीं रहा। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल की फोर्सेस ज्यादा है, बाकी एयरफोर्स और बाकी जो दूसरे सैटेलाइट जो नेविगेशन वगैरह हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं जितना अमेरिका और इसराइल के पास है। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका का इतिहास देखें, तो चाहे वो लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो या अफगानिस्तान हो, यहां पर अमेरिका ने तबाही मचाई और तबाही मचा करके अफरा तफरी वाले हालात भी छोड़ करके निकल गया। इतिहास में अगर आप पीछे जाते हैं तो जापान, कोरिया, वियतनाम और युगोस्लाविया, इन चारों कंट्रीज को भी देख लीजिए, यहां पर भी अमेरिका ने तबाही मचाई और छोड़ करके वैसे ही निकल गया। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ईरान कोशिश चाहे जितनी भी कर ले, लेकिन मिलिट्री माइट को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ईरान टिक जरूर जाएगा, कुछ समय तक टिका रहेगा, अपने मिसाइल्स के दम पर इनका मुकाबला करता रहेगा। लेकिन ईरान ने जो इस वॉर के दौरान अपने पड़ोसी देशों पर जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है, उसकी वजह से इसके बाकी पड़ोसी देश भी नाराज हो गए हैं। अगर ये वॉर ओवर होता है तो ईरान में जो भी माहौल रहेगा, उसके पड़ोसियों के साथ संबंध और भी खराब हो जाएंगे। एक तो शिया और सुन्नी की अच्छा वजह से पॉइंट खराब आपने हो गए। उठाया। मैं जल्दी से रिजवी साहब का इस पर जवाब ले लेता हूं। रिजवी जी, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक चेक। हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ जी, जब रेसिस्टेंस ने आकर किसी भी स्टेट को आके बंद किया है, आप अगर इतिहास देखें तो फायदा हुआ है। चाहे वो बाबल मंदब हो, जब अंसारुल्लाह ने, यमनियों ने आकर उसको बंद किया था, तो लाखों ये फिलिस्तीनियों की जान बची थी। आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बंद है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो हमारे इस इलाके में गुलामी की जंजीर है, इसमें मिडिल ईस्ट में पूरे अमेरिका की, इससे जो है ये पावर निकल कर खत्म हो रही है, और इसमें हमारा मुल्क भी एक हद तक शामिल होगा। आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हम सब गुलामी की जंजीर से निकलेंगे। और जहां तक बात है वो ये शिया सुन्नी वाली, तो इसमें अमेरिका की पूरी ताकत लगा दी गई है कि वो जो है ऐसी चीजें पनपें और ये आपस में लड़ें। लेकिन इस वक्त जितनी आवाम है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के सुन्नी हो या इधर के हमारे जो शिया, ये सब इस वक्त तो समझ रहे हैं कि इस वक्त साथ देने का मौका है। इराक ने साबित किया, अभी बहरीन भी साबित करेगा। आखिरी बात बस जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जोड़ने के लिए, कि अगर मिलिट्री से अमेरिका वारिद भी होता है, तो हम ये ना भूलें कि ईरान के पास भी ईरान इराक की जंग में 8 साल का तजुर्बा है, कि जहां पर जमीनी जंग थी। तो इनके पास जमीनी लड़ाई के लिए फौज तो नहीं है अमेरिकी के मुकाबले में, लेकिन हर एक अवाम, हर एक बच्चा, हर एक इंसान यहाँ पर फौज की शक्ल में लड़ाई करने को तैयार है। यहाँ का ये माइंडसेट है, 5 साल से बच्चे से लेकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक
आप हर कह रहे इंसान ईरानियों की का एक जंग आइडियोलॉजी का ही लंबा ऐसी है। इतिहास रहा है, इसलिए ईरानी हथियार नहीं डालेंगे और ना ही वो झुकेंगे। बहरहाल देखते हैं जंग का भविष्य क्या होगा, लेकिन अमेरिका यहाँ फंसा नजर आ रहा है, ये बात तो साफ है। अब मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।